आज है 23 फरवरी, पर इस वीडियो में 22 फरवरी और 23 फरवरी दोनों के करंट अफेयर्स होंगे। तो पहले शुरू करते हैं 22 फरवरी के करंट अफेयर्स। इसमें पहला था इंडिया का जो यूपीआई है और सिंगापुर का जो पे नाउ है उसको इंटीग्रेट किया गया। मतलब अब सिंगापुर में जो इंडिया के लोग रहते हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए। फिर है पिंक डॉल्फिन। इनको अमेजन रिवर डॉल्फिन में कहा जाता है। ये फ्रेश वाटर में रहती हैं ज़्यादातर। जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, वेनेजुएला, यहाँ सब मिलती हैं। और IUCN की रेड लिस्ट में इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। फिर है HD3385। ये एक वीट वैरायटी है और HD सीरीज़ की थर्ड वेरिएंट है। इसको डेवलप किया है IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ये हीट टॉलरेंट वीट है, ठीक है। और वीट की बात करें तो अपने यहाँ नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में उगाया जाता है बहुत ज़्यादा। और ये राबी क्रॉप है और इसको मतलब जब ये ग्रोइंग सीजन में होता है तो इसको कूल सीजन चाहिए होता है और ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है, ठीक है। सोइंग के टाइम जो ये टेम्परेचर मांगता है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और राइपनिंग और हार्वेस्टिंग में 21 से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। ब्राइट सनलाइट हो तब अच्छे से उगता है। रेनफॉल इसको 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है। सॉइल अलग अलग कैटेगरी में भी उग जाता है, मतलब लोमी या क्लेई हो या ब्लैक सॉइल हो डेक्कन की, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, ये 2005 में बनाई गई थी। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के तहत इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर में बनाया था। उसी एक्ट के जो रिकमेंडेशन या प्रोविजन हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें 15 मेंबर होते हैं। हिमाचल ने मुलेठी का कमर्शियल कल्टीवेशन करने का फैसला किया है। मुलेठी एक मीठी सी लकड़ी टाइप की आती है, ठीक है, श्रब होता है। और इसका इस्तेमाल हमने कई चीज़ों में देखा है, खासकर स्वीटनर वगैरह में। और इसमें सुक्रोज होता है, ठीक है। जब आप पान खाते हैं उसमें कहते हैं मुलेठी डाल दें, तो वो मीठा वही लकड़ी जैसा होता है, मीठा मीठा होता है, ठीक है। और इसको आयुर्वेद में भी जाना जाता है। आयुर्वेद में इसको यष्टि मधु के नाम से जानते हैं, यष्टि मधु, ठीक है। और इसका इस्तेमाल मतलब नेचुरल स्वीटनर के लिए किया जाता है और मेडिसिन में इसमें इस्तेमाल करते हैं। चेस्ट और लंग डिसीज़ में भी, मतलब जब आपको गले में खराश वगैरह होता है तो भी इसका कहते हैं कि मुलेठी खा लो, सही हो जाएगा, ठीक है। खांसी खांसी का टाइम अक्सर। हेल्थ बेनिफिट्स इसके वही हैं जैसे कि ये एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और हमारे अंदर जो मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको बढ़ाता है। अस्थमा, कफ, कोल्ड, इन सबको ट्रीट करने में मदद करता है। जो सोर थ्रोट होते हैं उसमें फ़ायदा करता है, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, हमारे एसिडिटी लेवल को बैलेंस करता है, ठीक है। और ये इंडिया में जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स है, जहाँ थोड़ा सा वार्म टेम्परेट रीजन है, वहाँ पे मिलता है। इवन देखा जाए तो हमारे आसपास जो कंट्रीज़ हैं, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, यहाँ से भी मिलता है, यहाँ भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अपने यहाँ पंजाब और सब हिमालयन ट्राइब्स में भी पैदा होता है ये। इसरो ने अभी अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी रिलीज़ किया है। जो भी इंडिया के साइंटिस्ट हैं जो एस्ट्रोसैट के डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, वो वेलकम है, ठीक है। एस्ट्रोसैट इंडिया की पहली डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी जो 2015 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। ये जो सेलेस्टियल सोर्सेज हैं एक्स रे के या ऑप्टिकल या यूवी स्पेक्ट्रम बैंड को, उनको स्टडी करती है, उनके डाटा कलेक्ट करती है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि जो बाइनरी स्टार सिस्टम्स हैं उनको पढ़ना, खासकर जो जैसे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल्स जहाँ पर हैं, ठीक है। और ये इसका उद्देश्य है कि जो स्टार का जो बर्थ रीजन है, जहाँ पे स्टार पैदा होते हैं, उनको स्टडी करना, उनकी जो एनर्जी प्रोसेस है उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम लॉन्च किया है। ये इंडिया का पहला मतलब इंडिजिनसली डेवलप ट्रेन कंट्रोल और सुपरविजन सिस्टम है। ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है और ये जो ट्रेन के ऑपरेशन तो उनको मैनेज करता है, ठीक है। इसको DMRC और भेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने बनाया है मिलकर साथ में, ठीक है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत। इसमें जो फॉरेन वेंडर्स होते हैं उनकी उन पर जो रिलायंस होता है अपने इंडियन कंपनीज का या मेट्रो का, उसको कम करने का उद्देश्य है, ठीक है। एक फाइनेंस बिल आया है जिसमें जो पहले एग्जम्पशन दिए थे फॉरेन फंड्स और नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को एंजल टैक्स पे करने से, वो अब हटा दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसमें अभी ऐसा प्रोविजन अभी पास नहीं हुआ, पास होता तो एग्जैक्ट पता चलेगा। एंजल टैक्स की बात करें तो ये जब कोई भी कैपिटल मार्केट से अनलिस्टेड कंपनीज रेज करती हैं, उनके जो प्राइस में डिफरेंस होता है फेयर मार्केट वैल्यू और जो इशू प्राइस होता है, ठीक है, तो उस पर ये टैक्स पड़ता है खासकर। और जो ये एक्सेस फंड है वो उसको इनकम की तरह माना जाता है, इसलिए उस पर टैक्स पड़ता है, ठीक है।
और अब हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके तहत ही ये टैक्स बढ़ता है, एंजल टैक्स। ये 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2019 में गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स से बचाने के लिए एग्जम्पशंस अनाउंस किए थे। उसमें पहला था कि जैसे जो स्टार्टअप है उसको रिकग्निशन मिलना चाहिए DPIIT से, ठीक है। DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कि वो जो स्टार्टअप है वो एलिजिबल स्टार्टअप है। दूसरा, जो उनका एग्रीगेट अमाउंट होगा पेड अप शेयर और शेयर कैपिटल और शेयर मिनिमम का, वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी जैसे जो भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है NRI से या वेंचर कैपिटल से या स्पेसिफाइड कंपनीज जो भी इसमें मेंशन होंगी। तीसरा था कि जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, वो फेयर मार्केट वैल्यू से 100% टैक्स एग्जम्पशन होना चाहिए। प्लस जो भी इन्वेस्टर हैं उनका जो नेट वर्थ है वो कम से कम 2 करोड़ हो, या जो उनका इनकम है वो पिछले 3 सालों में 25 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है। इसराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट, जिसको अल्ट्रासैट कहा जा रहा है, वो 2026 तक नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि जो यूनिवर्स के इवेंट्स होते हैं जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन या 2 न्यूट्रॉन का मर्जन, उसको देखा जाएगा। और ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस की जाएगी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो हमारा इक्वेटर होता है उसी के ही अराउंड में है, उसी के सर्कल में है। और इसमें जो भी सैटेलाइट्स होती हैं उनकी स्पीड जो है धरती की स्पीड के बराबर होती है। इसलिए अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो लगेगा कि वो एक जगह पर रुका हुआ है, स्टेशनरी है, पर वो भी मूव कर रहा होता है धरती की स्पीड से, ठीक है। फिर है यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी के लिए नेगोशिएशन शुरू हुए न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी को पेरिस एग्रीमेंट फॉर ओशियंस भी कहा जाता है। ये जो बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन होती है उसके लिए एक तरह की ट्रीटी होगी। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जो 200 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं, किसी भी कंट्री के जो तट होते हैं उससे 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो ओशन होता है उसके लिए ये ट्रीटी है। ये UN क्लॉज के अंडर में इसको निगोशिएट किया जा रहा है। UN क्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। ये जो UN क्लॉज था 1982 में इफेक्ट में आया था। और ये जो मतलब इसके पहले जो ट्रीटी थी जिनेवा कन्वेंशन, उसको सुपरसीड किया है, ठीक है, इसने। रशिया ने अनाउंस किया कि वो न्यू स्टार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। स्टार्ट का मतलब है स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये 1991 में साइन की गई थी US और USSR के बीच में, और ये 1994 में इफेक्ट में आई थी। इसका उद्देश्य था कि जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं और ICBMs हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इनको कितना डिप्लॉय किया सकता है। मतलब जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनकी नंबर रखी गई थी 6000 और ICBMs हैं उनकी नंबर लिमिट की गई थी 1600 तक, ठीक है। और ये 2009 तक चली, 2009 में लैप्स कर गई। उसके बाद सॉर्ट को इन लोगों ने कुछ दिन के लिए लाया था, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, और उसके बाद में रिप्लेस किया गया था न्यू स्टार्ट ट्रीटी से, ठीक है। न्यू स्टार्ट 2011 में आई थी और ये 2018 तक चली, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया 2026 तक। अब रशिया ने अनाउंस किया कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि जो नाटो और उसके अलाइज हैं वो रशिया की हार चाहते हैं यूक्रेन में, ठीक है। फरवरी 23 के करंट अफेयर्स हैं। पहला, जो अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, ये इसको दिव्यांग पार्क भी कहा जा रहा है, ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में, और ये दुनिया का पहला इंक्लूसिव डिसेबल्ड पार्क है, ठीक है। फिर है किलादी एक्सकवेशन। किलादी एक जगह है वैगई नदी के किनारे तमिलनाडु में, और यहाँ संगम इरा से रिलेटेड जो सेटलमेंट्स हैं वो एक्सकवेट किए गए, और इसमें उनकी डेट जो मानी गई है वो 5th सेंचुरी BC के आसपास मानी गई है, ठीक है। संगम पीरियड की बात करें तो संगम जो है वो संघा वर्ड से आया है, संघा शब्द संस्कृत का है, ठीक है। ये पांड्यन रूलर्स के पैट्रोनेज में यहाँ पे असेंबलीज हुई थी, लिटरेचर असेंबलीज हुई थी, डिबेट्स हुए थे, और कई चीज़ें निकल के आई थी जो अभी क्लासिकल तमिल लिटरेचर कहा जाता है, वो इसी टाइम में लिखा गया था, इसी टाइम में उसकी शुरुआत की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया कि जो राइस, व्हीट और शुगर की पैकेजिंग होती है वो जूट बैग्स में होगी, ठीक है। इसके लिए जो जूट पैकेजिंग एक्ट 1987 है उसका इस्तेमाल किया गया। जूट की बात करें तो इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है वो उसमें टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल जो है वो 150 से 250 सेंटीमीटर, सॉइल टाइप वेल ड्रेन एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। अपने यहाँ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा में जूट उगता है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, हमारे पास बांग्लादेश और चाइना है, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र ने एक ट्रायल शुरू किया है कि वो
फॉस्फोर जिप्सन का इस्तेमाल करेंगे जो नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन होता है। फॉस्फोर जिप्सन की बात करें तो ये एक बाई प्रोडक्ट होता है जब फर्टिलाइज़र का मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र, ब्रिक और सीमेंट इंडस्ट्री में भी किया जाता है। इंडिया ने इंडोजेनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स का टेस्ट किया। इसको टेस्ट किया है जो निर्भय प्लेटफॉर्म बना था, जो हमारे यहाँ सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं उस पर टेस्ट किया गया, ठीक है। फिर है लोरा, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम। इसको इसराइल की जो इसराइल एरो इंडस्ट्रीज़ है उसने बनाया है, उसकी एक डिवीज़न है मिसाइल इन स्पेस ग्रुप मालम डिवीज़न, ठीक है, उसने बनाया है। ये इंडिया के लिए BEL जो हमारे यहाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, BEL और IAI मिलकर इंडिया के जो ट्राई सर्विसेज हैं उनके लिए इस वेपन सिस्टम को प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। इस लोरा वेपन सिस्टम की बात करें तो ये सी टू ग्राउंड और ग्राउंड टू ग्राउंड सिस्टम है। इसमें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने एक नया न्यूरोमॉर्फिक कैमरा बनाया जिसमें इन्होंने जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी होती है उसको न्यूरोमॉर्फिक कैमरा को कंबाइन किया है, उसमें इन्होंने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये जो ह्यूमन रेटिना होती है जो लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करती है उसको मिमिक करता है एक तरह से। जो टिपिकल कैमराज होते हैं उसमें जो पिक्सल्स होते हैं वो हर पिक्सल लाइट इंटेंसिटी को उस लाइट इंटेंसिटी को कैप्चर करता है जब उसका एक्सपोजर होता है उस टाइम फ्रेम में, ठीक है। लेकिन जो ये न्यूरोमॉर्फिक कैमरेज होते हैं इसमें जो हर पिक्सल होता है वो अलग अलग ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली और एसिंक्रोनसली, मतलब कोई सिंक्राइजेशन नहीं होता उसमें। तो जब इनमें इनकी इंटेंसिटी में डिफरेंस आता है और उस पिक्सल पर जो पड़ती हैं उसको ये कैप्चर करता है। जो हमारे यहाँ 22वां लॉ कमीशन है उसकी जो टर्म है उसको 1.5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो लॉ कमीशन है वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टाइम पे बनाती रहती है, ठीक है। ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसको एडवाइस करती है। इंडिया में पहला लॉ कमीशन बना था 1833 में ब्रिटिश राज के टाइम, और उसके जो चेयरमैन थे वो लॉर्ड मैकॉले थे, ठीक है। आज़ाद भारत में पहला लॉ कमीशन 1955 में बना था, ठीक है। ये इसके कई सारे काम हैं और ये कई सारे रिपोर्ट सबमिट करती हैं। अभी तक 277 रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किए हैं, ठीक है। फिर ओपन पिट माइनिंग, इसको ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। ये एक तरह की सरफेस माइनिंग टेक्निक है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। जो ग्राउंड होता है उसको ऊपर से ही ऐसे खोदना शुरू करते हैं और ये होते होते स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ जाता है, लगता है कि जैसे एक इन्वर्टेड पिरामिड है, ठीक है। ओपन पिट माइनिंग लगभग हर मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हर देश में इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है और इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बहुत कम होती है, ठीक है। और इसके लेकिन इन्वायरमेंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा भी होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ये जो आसपास के एरिया उसको सबसे ज़्यादा पोल्यूट करता है, और जो लैंडस्केप होता है उसको एक तरह से डिसफिगर कर देता है। आप ओपन पिट माइनिंग करते हैं तो पूरा खोदते हुए जाते हैं नीचे तक, ठीक है। जो हैबिटेट वगैरह होंगे वो भी पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसके ऊपर जो भी जंगल वंगल या जो भी ज़मीन होगी पूरी तरह से वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। फिर इंडिया और गयाना ने रिसेंटली अभी एक एग्रीमेंट साइन किया दोनों के बीच में फ्लाइट सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। चिकागो कन्वेंशन था, चिकागो कन्वेंशन के तहत ये एग्रीमेंट हुआ। चिकागो कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन में कहते हैं। ये 1944 में 54 देशों द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, बाद में इसको साइन भी किया गया, ठीक है। इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है और गुयाना भी इसकी सिग्नेटरी है, और इसको फॉर्मलाइज किया गया इसी ने ही जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन था उसको फॉर्मलाइज किया था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन UN की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, और ये जितनी भी टेक्निक होती हैं इंटरनेशनल एयर नेविगेशन में और जो प्लानिंग होती है उनके लिए प्लानिंग चाहिए उन सबको कोऑर्डिनेट करता है। इसमें अभी करीब 193 कंट्रीज़ हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल और क्यूबेक में है, कनाडा में, ठीक है। फिर गबोन, जमैका और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में मर्करीज का इस्तेमाल होता है उसको एलिमिनेट करेंगी। इसके लिए उन्होंने 14 मिलियन का एक प्रोजेक्ट चलाया जो कि 3 साल के लिए होगा। इसको फंड करेगी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और इम्प्लीमेंट करेगी UNEP, WHO और बायोडायवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। जो इसकी लाइटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसके कई सारे इफेक्ट भी होते हैं हमारे शरीर पर, जिससे हमारा मेलानिन प्रोडक्शन होता है वो इफेक्ट करता है। हेल्थ में बहुत ज़्यादा दिन इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर तक हो सकता है, ठीक है। रैशेस, डैमेजेस, ये तो हमने सुना ही है। फिर पैसिव डैमेज होता है कि जो हमारे फूड चेन में आ जाता है ये किसी न किसी तरीके से, प्लस जो मतलब मदर से उसके चाइल्ड में भी पहुँच जाता है। जो मीनामाटा कन्वेंशन है वो स्किन लाइटिंग प्रोडक्ट्स में इन मरकरी का इस्तेमाल 1 मिलीग्राम पर किलो का परमिशन देता है, ठीक है।
फिर है मिनामाटा कन्वेंशन, ये 2013 में अडॉप्ट किया गया था। इसमें जो मरकरी और उसके कंपाउंड्स के इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट पर और ह्यूमन हेल्थ पर, उसको रोकने के लिए ये इस्टेब्लिश की गई एक ग्लोबल ट्रीटी, और ये 2017 में इन्फोर्स हुई थी 50 कंट्री ने इसको जब रेटिफाई किया था। इंडिया ने इसको 2018 में रेटिफाई किया था, ठीक है। और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसको जो फंड करती है, ये इसकी फंडिंग मैकेनिज्म जो है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ठीक है। तो ये थे 2 दिन के करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।